अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में केजरीवाल जी के शीश महल की चर्चा भी है, लेकिन आज हम एक और शीश महल आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह के हालात दुनिया भर में पिछले एक साल में बने हुए हैं और उन हालात में आम आदमी के सामने चुनौतियां हैं कई तरह की, उसके बीच भी कोई करोड़ों का शीश महल खड़ा कर देता है तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि आम लोगों के सामने तो कमाई की टेंशन है, अच्छी तरह से घर परिवार चलाने की चुनौती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां लोग एक वक्त का खाना छोड़ दे रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है उनसे, और यहां इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसे जैसे पेड़ों पर उग रहा है। काली कमाई के करोड़ों रुपए हैं ये, जो कभी पेड़ों पर छुपाए जाते हैं। कोई पेड़ पर पैसे टांग रहा है तो कभी घर में छुपाकर नोटों की गड्डियां सजा दी जाती हैं। ये तस्वीर देखिए, आम आदमी क्या करता है, सूटकेस लेकर निकलता है तो उसमें कपड़ा ठूस ठूस के रखता है। प्लेन से जाता है तो सोचता है कितना ही कपड़ा रखें कि कहीं जो है वो ज्यादा वहां पैसा ना लग जाए। और यहां नोटों की गड्डियां देखिए, 20 करोड़ रुपए का कहीं कैश मिल रहा है, कहीं पेड़ पे लटका हुआ कैश मिल रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे नोटों की गड्डियों से गद्दा बना दिया गया है, उसी पे सोया जा सकता है। ये भी इस देश में चल रहा है और इस काली कमाई की जैसे कोई सीमा ही नहीं दिखती। आज हम आपको ऐसा ही एक केस बताने जा रहे हैं जिसमें 30,000 रुपए की सैलरी वाले ने घर के लिए 30 लाख का टीवी भी खरीद लिया। 30,000 की सैलरी और घर में टीवी 30 लाख का। एक टीवी 30 लाख का भाई, 10 टीवी नहीं कह रहा हूं। विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल लिए जो बड़े महंगे आते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली, 40 कमरों का शीश महल एक तरह से तैयार कर लिया। और शीश महल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शीश महल आज की डेट में प्रतीक बन गया है, सिर्फ भव्य और आलीशान होने का नहीं, बल्कि जनता के पैसे को हवा में उड़ा देने का प्रतीक बन गया है शीश महल। इसलिए हम इसे भी शीश महल कह रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं क्या मजाक कर रहा हूं, 30,000 रुपए महीने की इनकम में यह सब कैसे हो सकता है, शीश महल कैसे बन सकता है, 30,000 रुपए महीने की कमाई में कैसे कोई महलनुमा बंगला बना सकता है। आज मैं आपको इन नोट की गड्डियों का किस्सा भी बताऊंगा, अलग कहानी है वो। जहां पेड़ में नोट टंगे मिले वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कैसे कोई लाखों की लग्जरी गाड़ी खरीद सकता है 30,000 की सैलरी में, कैसे विदेशी नस्ल के महंगे कुत्ते पाल सकता है, आज इसके बारे में बात करूंगा। यह खबर मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में ऐसी एक महिला सरकारी कर्मचारी का पता चला जिसकी सैलरी 30,000 रुपए महीना थी। सरकारी कर्मचारी, 30,000 की सैलरी, और उसने शानदार बंगला बनवा लिया। उसके बंगले में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। मैडम की अमीरी का जलवा ऐसे समझिए कि 30,000 रुपए महीने की कमाई में 30 लाख रुपए का एक एलईडी टीवी खरीदा गया। यह सब कैसे हुआ, अब मैडम का क्या हाल है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। अजब मध्य प्रदेश के इस गजब कर्मचारी के बारे में आपको बताना शुरू करता हूं, जिस पर आरोप है कि 30,000 की सैलरी में भी करोड़ों की संपत्ति खड़ी थी। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर थी हेमा मीणा। अब तो इनको हटा दिया गया और इतना सब कुछ हो जाने के बाद रखेगा कौन। लेकिन हेमा मीणा ने पिछले 13 साल से नौकरी की और आरोप है कि इस दौरान करोड़ों की जायदाद खड़ी कर दी। हेमा मीणा के बंगले पर लोकायुक्त की टीम ने जब छापा मारा और वहां से जो मिला वो बहुत हैरान करने वाला है। लोकायुक्त टीम भी हैरान रह गई कि आखिर 30,000 रुपए कमाने वाली इंजीनियर ने यह सब कैसे खड़ा किया होगा। हेमा मीणा ने भोपाल से लगभग 19 किलोमीटर दूर बिलखिरिया इलाके में काली कमाई से अपना महल खड़ा किया। मामूली सरकारी कर्मचारी जो संविदा पर था, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर, परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं, उसने कैसे शीश महल खड़ा किया आप सोचिए। अब कुछ लोग यहां दिल्ली वाले शीश महल से कंपेयर करेंगे तो उतना भव्य तो नहीं दिख रहा। भाई भव्यता की बात नहीं है, जनता के पैसे के गलत मिसयूज की बात है। हेमा मीणा का बंगला इतने बड़े इलाके में फैला है, आप सोचिए कि उसके अंदर एक फैक्ट्री बन सकती है। इतना बड़ा घर है, इतने बड़े एरिया में घर है कि उसके अंदर फैक्ट्री बन जाए, और सैलरी 30,000 रुपए। हेमा मीणा का बंगला कई हिस्सों में बटा हुआ है।
इसमें घर अलग बना हुआ है, सामान रखने के लिए 2-3 गोदाम बने हुए हैं, जानवरों को रखने के लिए अलग से जगह है, विदेशी कुत्तों के लिए शानदार शेल्टर हाउस बना हुआ है, बंगले की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। वो सब अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखते जाइए हेमा मीणा का बंगला कितने बड़े इलाके में फैला है, उसका सैटेलाइट इमेज आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए आप, इतना बड़ा भव्य घर है और इसीलिए हम इसको शीश महल बता रहे हैं ताकि लोग जो है वो कनेक्ट कर सकें। इस मैप में हेमा के बंगले और उसके पूरे परिसर को देखा जा सकता है। आगे की तरफ बंगला है, डेयरी भी है घर के अंदर, गैराज है, पीछे गायों और कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर हाउस बना हुआ है। पहले आपको बता देता हूं कि हेमा मीणा का बंगला कितना खास है और वहां से अब तक क्या क्या मिल चुका है। ये जो मध्य प्रदेश वाला आम आदमी का शीश महल है, ये 20,000 स्क्वायर फीट में बंगला है, 20,000 स्क्वायर फीट में, और इसमें 40 कमरे बताए जा रहे हैं। देखभाल के लिए 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं। जो खुद सरकारी कर्मचारी थी 30,000 की सैलरी पर, उनके यहां तो 20 से ज्यादा कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर का एरिया है कि कर्मचारियों से वॉकी टॉकी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आदमी जाएगा बुलाने तो वहीं पर जो है वो थक के गिर जाएगा, कितना बार आएगा जाएगा, तो वॉकी टॉकी रखा हुआ है। बंगले में जैमर भी लगाया गया है। गाड़ियों के लिए बड़ा सा गैराज है, गैराज मतलब जहां गाड़ियां पार्क होती है। खेती के उपकरण हैं, विदेशी नस्ल के 100 कुत्ते हैं। सोच रहे हैं रईसी, 100 कुत्ते विदेशी नस्ल के, 1-2 नहीं। अच्छी नस्ल की 36 गाय है। एक बड़ी डेयरी बनी हुई है, यहां आदमी को प्योर दूध नहीं मिल रहा दिल्ली एनसीआर में, वहां 36 गाय अपनी पाल रखी है। लाखों रुपए के सरकारी उपकरण भी मिले। यह हाल है 30,000 रुपया महीना कमाने वाले सरकारी कर्मचारी। हेमा मीणा ने यह बंगला अपने पिता के नाम पर बनवाया था और इसकी लागत 1 करोड़ रुपए आई। इसके अलावा हेमा मीणा ने और भी कई जगहों पर संपत्ति खरीदी, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आपको हेमा मीणा के बंगले से मिला महंगा टीवी दिखाता हूं पहले, जिसे देखकर छापा मारने गए लोग भी चौंक गए। हेमा मीणा के बंगले से एलजी का 88 इंच का ओलेड टीवी मिला है और इसकी कीमत देखिए कितनी लिखी है, जीरो काउंट करते जाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एमआरपी लिखी हुई है इसके डब्बे पर 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए सैलरी, 30,000 रुपए, टीवी खरीदा 30 लाख रुपए वाला। इसमें कहा जाता है कि ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जैसा पिक्चर आप टीवी पे नहीं देखते हैं। आंखों के सामने में ऐसा लगेगा कि हीरो हीरोइन सामने में मौजूद है। नॉर्मल जो फुल एचडी टीवी का रेजोल्यूशन होता है वो 1920 गुना 1080 होता है पिक्सल, जबकि एलजी का ये 30 लाख रुपए वाला टीवी 7680 गुना 4320 पिक्सल रेजोल्यूशन का पिक्चर क्वालिटी देता है। हालांकि हेमा मीणा इस टीवी का आनंद ले पाती उससे पहले ही लोकायुक्त का छापा पड़ गया। 30,000 रुपए महीने की सैलरी में असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा ने विदेशी नस्ल के 100 कुत्ते भी पाल रखे। अब जरा उनकी तस्वीरें देखिए, और कुत्तों के रहने के लिए खास इंतजाम भी किया गया। हेमा मीणा के बंगले के कंपाउंड में ही ये कुत्ते रहते थे। अब इतना बड़ा घर है तो कहीं कुत्ते भी रह जाएंगे। इन कुत्तों के लिए बकायदा अलग से कर्मचारी लगाए गए थे जो सिर्फ कुत्तों के ही देखभाल करते थे। हेमा मीणा ने अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी कि कुत्तों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हेमा मीणा ने पिटबुल पाल रखा था, जो बड़ा खतरनाक कुत्ता नहीं होता, वो पिटबुल भी था, महंगा आता है। जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, लैब्राडोर जैसे डॉग्स पाल रखे। इनकी देखभाल करने में अच्छा खासा पैसा खर्चा होता होगा, लेकिन था, चल रहा था। हेमा मीणा के बंगले में कुत्तों के लिए जो शेल्टर हाउस बनाया गया, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। ये इतना बड़ा हिस्सा कुत्तों का शेल्टर हाउस है। विदेशी नस्ल के कुत्तों का शेल्टर हाउस इतना बड़ा है जितने में आराम से बड़ा सा घर बन सकता था। ये देखिए, कुत्तों के लिए एक तरीके से बाहर निकल के टहलने के लिए जगह बनी हुई। इतने बड़े एरिया में कुत्तों का शेल्टर हाउस है भाई। 30,000 की सैलरी वाली मैडम का, इतने में तो कितनों का फ्लैट बन जाता। कुत्तों के लिए लाइन से शेल्टर हाउस बने हुए हैं।
इसमें कुत्तों को रखा जाता है। ये शेल्टर हाउस इतने बड़े हैं कि कुत्ते इसमें घूम सकते हैं, नहाने और खाने की भी व्यवस्था यहीं थी। इस बंगले में लोकायुक्त की टीम को एक डेयरी भी मिली। हेमा मीणा ने अपने बंगले में एक डेयरी बना रखी थी जहां अलग अलग नस्ल की करीब 36 गायें मिली, 36। इन गायों का दूध बेचकर भी हेमा मीणा की कमाई होती थी। गायों की देखभाल के लिए अलग से स्टाफ भी रखा गया था। लेकिन भाई गायों की कमाई तो बाद में होगी, गाय खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, सवाल यह है, जिसकी सैलरी 30,000। हेमा मीणा को महंगी गाड़ियों का भी शौक था। जब इतनी बेहिसाब कमाई हो तो महंगी गाड़ियां क्या चीज है भाई। हेमा के बंगले से थार समेत 10 महंगी गाड़ियां मिली, कुछ गाड़ियों के कागज भी मिले। बंगले के अंदर 2 ट्रक भी मिला, एक टैंकर भी मिला, ट्रैक्टर भी मिल गया है। मतलब क्या नहीं है इस शीश महल में भाई। अगर 30,000 रुपए की सैलरी में ये सब आ सकता है तो लोग कहेंगे यही 30,000 वाला दो यार, छोड़ो लाखों की नौकरी, 30,000 ही बेटर है। लेकिन 30,000 बेहतर नहीं है, क्योंकि ये 30,000 की कमाई का नतीजा नहीं है। हेमा मीणा ने अपने बंगले की सुरक्षा भी बहुत सख्त की थी। कहा जाता है कि बिना हेमा मीणा की इजाजत के कोई अंदर नहीं घुस सकता था। आप सोचिए ना भाई, कहा जा रहा है जैमर लगा हुआ है। जैमर क्या होता है? वो मशीन होती है जिससे अगर आप आसपास के रेंज में तो आपका मोबाइल काम नहीं करे। कौन अपने घर में जैमर लगाता है भाई? तो जब लोकायुक्त की टीम अंदर जाने वाली थी तो वो कैसे जाते, क्योंकि परमिशन नहीं मिलती और उनको अंदर जाके रंगे हाथ पकड़ना था। तो उन्होंने चाल चली। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त की टीम सुबह 6 बजे वो हेमा मीणा के बंगले पर पहुंच गई। सुबह 6 बजे बंगले के कर्मचारियों ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया। तो लोकायुक्त की टीम ने यह नहीं बताया कि हम लोकायुक्त की टीम है। उन्होंने कहा कि हम पशुपालन विभाग से आए और बंगले की छत पर जो सोलर पैनल लगा है उसको चेक करना है। इसके बाद कर्मचारियों को लगा अच्छा ठीक है, सोलर पैनल चेक करना है, जाओ कर लो। तो उन्होंने लोकायुक्त की टीम को अंदर जाने दे दिया। बंगले के अंदर हेमा मीणा को टीम ने रेड के बारे में बताया। अंदर पहुंचने के बाद, हेलो मैडम, हम आए हैं रेड मारने। हेमा मीणा को एक कमरे में बिठा दिया गया और टीम ने जांच शुरू। लोकायुक्त की टीम के साथ राजस्व और पशुपालन विभाग की टीम ने भी जांच की। कुल 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने हेमा मीणा के बंगले की तलाशी। आपको सुनवाता हूं कि छापा मारने वाले अधिकारियों ने क्या क्या बताया। हेमा मीणा है जो सहायक यंत्री हैं, सहायक उपयंत्री हैं इनकी पुलिस हाउसिंग बोर्ड में जी। इनके खिलाफ 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें लेखता की इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। चूँकि ये संविदा के पद पर हैं और इनका वेतन काफ़ी कम है, तो उसमें एक जांच प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज किया गया और उसमें जांच की गई मेरे द्वारा। और ये पाया गया कि जो इनके द्वारा ये जिस जगह पे आप अभी देख पा रहे हैं, ये पूरा सेटअप इनने इनके फादर के नाम परचेज करके बनाया है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी परचेज की हैं और साथ में इन्होंने कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं। इनकी जो सैलरी थी उसके प्रोपोर्शनेट में सैलरी के अलावा जो भी इनको लोन या वैध आय जो प्राप्त हुई उसको कंपेरेटिवली जब एनालाइज किया गया तो लगभग 332% इनकी जो संपत्तियां थी वो उससे आय से अधिक पाई गई। अब तक की जांच के मुताबिक हेमा मीणा के पास से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चल गया। भोपाल में, रायसेन, विदिशा में जमीनों के दस्तावेज मिले, खेती के लिए हार्वेस्टर मिल गया, धान बुआई मशीन की खरीद के लिए डॉक्यूमेंट मिले, पुलिस हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान भी मिल गया, रोटी बनाने की 2.5 लाख रुपए की मशीन मिली है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल शीश महल को टक्कर देने का इनका प्लान था। वहां 4 लाख के कमोड जिसकी चर्चा देश भर में है, और अब ये 2 लाख 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने की मशीन, अभी तो लगता है इसकी चर्चा देश भर में होगी। ये तो शुरुआती आकलन है। हेमा मीणा ने पिछले 13 साल में कितनी संपत्ति बनाई, इसकी जांच अभी चल ही रही है। अभी हेमा के बैंक लॉकर्स, गहनों और जब्त हुए डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जाएगी और उसके बाद इस इंजीनियर के और राज खुल सकते हैं। हेमा मीणा पिछले 13 साल से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम करती और उनकी सैलरी 30,000 रुपए महीना थी। अगर मान लें कि हेमा मीणा की नौकरी की शुरुआत ही 30,000 रुपए से हुई थी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बढ़ती है सैलरी, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि 30,000 रुपए से ही शुरू किया और उन्होंने 1 रुपया भी मान लीजिए खर्च ना किया,
थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सारा पैसा बचा लिया, तो उसके हिसाब से हेमा मीणा की कमाई जो है वो अगर आप देखेंगे, सैलरी कितनी हमने बताई 30,000, चलिए डे 1 से माना कि आपको 30,000 दे रहे थे, ठीक है, तो 1 साल में कितनी कमाई हो जाएगी कि अगर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, ऐसा असंभव है, इतने कुत्ते पाल रहे हैं, इतना सामान खरीद लिया, खाना भी खाएंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो कर, लेकिन हमने वो भी नहीं किया, हमने कहा 30,000 का 30,000 बचा लिया, तो 12 महीने इंटू 30,000 30K इज इक्वल टू 3,60,000 रुपया सालाना इनकी सैलरी बनी। सारा पैसा मान लीजिए इन्होंने बचा लिया, कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो 13 साल में इनके पास कितना होना चाहिए, 46,80,000 रुपए इनके पास जमा होने चाहिए, 46,80,000, सारा पैसा बचा लिया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। जबकि जो छापे पड़े, छापे में संपत्ति कितने की मिली है, संपत्ति मिली है 7 करोड़ की। 7 करोड़ की संपत्ति कहां से आई बॉस, 13 साल में पैसा सारा बचा लिया, तब भी 46 लाख रुपया बनता है। ये 7 करोड़ रुपया कहां से आए संपत्ति खरीदने के लिए, जो वो कह रहे थे भाई साहब 332% ज्यादा है, तो 7 करोड़ का सामान खरीदे तो 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए कहां से लाए। आय से अधिक संपत्ति के केस नए नहीं है, लगातार एजेंसियां सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर शिकायत मिलने के बाद रेड मार रही हैं। इसी महीने 2 मई को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली, गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापे मारे थे। सीबीआई ने यह छापेमारी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली वेबकॉस वाटर एंड कंसल्टेंसी के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के ठिकानों पर मारे। दिल्ली और चंडीगढ़ में राजेंद्र गुप्ता के ठिकानों से 10-10 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसके बाद सीबीआई ने राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देख रहे हैं, नोटों की गड्डियां देख रहे हैं। आदमी अगर देख ले ये कहीं पे तो वह पहले तो पागल हो जाए शौक में कि बाप रे इतना पैसा आम आदमी देख सकता है। इसी तरह से कर्नाटक चुनाव से पहले 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मैसूर में सुब्रमण्यम राय के घर छापा मारा था। सुब्रमण्यम राय पुत्तूर से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई हैं। सुब्रमण्यम राय ने आम के पेड़ पर एक प्लास्टिक में लपेटकर पैसे टांग कर रखे हुए। नोटों को पेड़ से निकालकर गिना गया तो करीब 1 करोड़ रुपए निकले। बताइए, पेड़ पे 1 करोड़ रुपया लटका हुआ, आदमी जाएगा आम खाने का, अरे इतना में कितना आम आ जाएगा। तो ये इस देश में कई भ्रष्टाचार के केसेस सामने आते जा रहे हैं, और इसलिए हमें लगा कि आपको मध्य प्रदेश वाले शीश महल के बारे में भी बताना चाहिए। ये भी जनता के पैसे का ही दुरुपयोग है भाई। 30,000 की सैलरी और खड़ा कर दिए शीश महल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं बॉस डंके की चोट पे करते हैं। जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। चाहे वो माफिया के खिलाफ अभियान हो, दंगाइयों की तस्वीर चौराहों पर लगाना हो, या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों से वसूली करना हो। एजेंडाधारी मेंढक की तरह फुदकते रह जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता बॉस। उनको लगता है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक है तो ताल ठोक के करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ वो काम करने जा रहे हैं जो उनसे पहले किसी मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। योगी आदित्यनाथ 43 साल पहले हुए यूपी में एक दंगे की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले। यह रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि इसे कोई भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया यूपी में। योगी आदित्यनाथ के पहले पिछले करीब 40 साल में 15 मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इस दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की। अब योगी करने जा रहे हैं, और वो कौन सा दंगा था, उसकी जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे इतने मुख्यमंत्री घबरा रहे थे, आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताती है, उसका सच भी लोगों को जानना चाहिए। यह दंगा साल 1980 में
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। 43 साल बीत गए, लेकिन सोचिए इस दंगे की जांच के लिए बनाई गई आयोग की रिपोर्ट तक सामने नहीं आने दी गई। किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। रिपोर्ट तो आ गई थी, लेकिन किसी ने सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब योगी हिम्मत दिखा रहे हैं। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर योगी सरकार पेश करने जा रही है। 1980 के मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को 20 नवंबर 1983 को सौंपी थी। 1983, 40 साल से रिपोर्ट धूल फांक रही है। कहा जाता है कि मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि किसी मुख्यमंत्री ने पिछले 43 साल में यह हिम्मत नहीं जुटाई कि उसको सार्वजनिक करना। इन 43 सालों में राज्य में 15 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। लेकिन 13 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर पेश करने को मंजूरी दे दी गई। अब आपको बताता हूं इस दंगे के बारे में। आप भी कहेंगे भाई 1980 में हो सकता है हमारे कई दर्शक जो है वो पैदा भी ना हुए। आज सुनिए उस वक्त क्या हुआ था, किसकी सरकार थी, मुसलमानों पर क्या हुआ था उनके साथ, और कैसे ये रिपोर्ट 40 साल से दबी थी। मुरादाबाद में जब ये दंगे हुए थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जबकि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश के मुसलमान भी सुने ये बात आज कान खोलकर। मुरादाबाद में ये दंगे कैसे भड़के उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इससे हुए नुकसान के बारे में बताता हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं 1980 मुरादाबाद दंगा, इस दंगे में जो सरकारी आंकड़ा है 13 अगस्त 1980 को दंगा भड़का। ये तब की घटना है, 13 अगस्त। तब 83 की मौत हुई, ये सरकारी आंकड़ा है। बाकी लोग क्या कहते हैं वो आगे बताऊंगा। और 112 लोग घायल हुए, 112 लोग। अब आपको बताता हूं कि मुरादाबाद में हुए जिस दंगे की जांच रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा में पेश करने का फैसला कर चुकी है, उन दंगों की हिस्ट्री का चैप्टर आज खोल रहा हूं। आप सुनिए वो दंगे कैसे भड़के, कैसे उन दंगों की शुरुआत हुई थी। कई किताबों और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में ईद की नमाज के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सड़कों तक पहुंच गए। कहा जाता है कि नमाज के दौरान वहां एक सूअर घुसने से अफरा तफरी मच गई, जिसे इस्लाम में अपवित्र जानवर माना जाता है। आरोप लगता है कि यह सूअर ईदगाह के पास मौजूद बस्ती से भटक कर वहां आ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने ईदगाह से बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछा कि यह सूअर यहां कैसे घुस गया। इसके बाद अब तक मौजूद मीडिया रिपोर्ट्स और उस समय के कांग्रेसी नेताओं के बयानों के मुताबिक पुलिस ने साफ कह दिया कि जानवरों से सुरक्षा देना उनका काम नहीं है। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई, आरोप लगता है, और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पथराव में एक एसएसपी रैंक के अधिकारी के सिर पर गंभीर चोट आई, कहा गया, और ड्यूटी पर तैनात एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भीड़ खींचकर अपने साथ ले गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाद में उनका शव बरामद हुआ। आरोप लगता है कि इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिससे ईदगाह में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोग मारे गए। राज्य में वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। किताबों में यह भी लिखा गया है कि पुलिस और ईदगाह में मौजूद लोगों के बीच झड़प के बाद भारी संख्या में जुटे लोगों ने इस इलाके में जो पुलिस चौकी मौजूद थी उसे फूंक दिया और हथियारों के साथ दलित बस्ती में घुसकर लोगों पर हमला बोल दिया। घर जलाए गए, इसमें भी कई लोगों की मौत। इस घटना के बाद मुरादाबाद और आसपास के जिलों में नवंबर 1980 तक, अगस्त में शुरू हुआ था 13 अगस्त, नवंबर 1980 तक दंगे भड़कते रहे।
सरकारी आंकड़ों में भले ही मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों के मारे जाने की जानकारी दर्ज है, लेकिन मुरादाबाद दंगों पर छपी किताबों में मौत के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए गए। दावा किया जाता है कि खुद सरकार ने करीब 400 परिवारों को, तो जो दंगों में मौत हो जाती है उसके बाद जो मुआवजा दिया जाता है वो 400 परिवारों को दिया। एक किताब में कुछ मुस्लिम संगठनों के हवाले से इन दंगों में 2500 लोगों की मौत का अनुमान जताया गया, जबकि कुछ किताबों में मौत का आंकड़ा 1500 से 2000 के बीच होने का अनुमान जताया गया। मुरादाबाद में 43 साल पहले भड़के दंगों के दौरान यूपी और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार। जो लोग 2002 के दंगों पर छाती पीटते हैं और उसका मतलब नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं बताते हैं, वो ये क्यों नहीं बताते कि 1980 में कैसे दंगे भड़क गए थे और वहां तो ईदगाह का मैदान जहां मुसलमान इकट्ठा थे और सामने पुलिस, ये भी नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा। लेकिन उस वक्त की केंद्र सरकार ने इन दंगों के लिए वही आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अमेरिका के सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रॉस अपनी किताब द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया में लिखते हैं कि दंगे तब हुए जब कांग्रेस नेता वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री योगेंद्र मकवाना ने आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि विदेशी ताकतें और सांप्रदायिक दल हिंसा के पीछे थे। वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे ताकि भारत के अरब देशों के साथ संबंध बिगड़ जाए। मतलब पाकिस्तान का एंगल भी घुसा दिया गया। आरएसएस, बीजेपी जो उस समय बनी थी उसको लेकर चले आए, जनसंघ को ले आया, सब इन्हीं लोगों ने करा दिया। अरे बॉस, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? पॉल ब्रॉस ने इंदिरा गांधी पर अपनी किताब में जो दावा किया है उसके सबूत मुरादाबाद दंगों के दौरान अखबारों में छपी खबरों में भी दिखाई देता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को हेडिंग दी थी, राइट्स मैनिपुलेटेड टू हार्म रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर। मतलब इंदिरा गांधी ने इसे डाल दिया कि भाई अरब देशों से संबंध बिगाड़ने थे, इसलिए यह हिंसा, ये दंगे हो गए कि मुसलमान देखो मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना की जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि अब तक सरकारें इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यूपी सरकार के सोर्सेस के मुताबिक जस्टिस सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में इन दंगों के दौरान पुलिस और प्रशासन पर लगे हिंसा भड़काने के आरोपों को नकारा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि ईदगाह में भगदड़ मचने की वजह से। जस्टिस सक्सेना आयोग ने उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अहमद खान और 2 दूसरे मुस्लिम नेताओं को मुरादाबाद दंगे की साजिश रचने का जिम्मेदार बताया। जस्टिस सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस की इन दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही जस्टिस सक्सेना आयोग ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि राजनीतिक दल मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानना बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि दंगों के लिए दोषी साबित होने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यानी वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि जिस आरएसएस, बीजेपी, इन लोगों को फंसाने का प्रयास हुआ वो छोड़िए और जो असली कल्प्रिट है उनका धर्म मत देखिए, क्योंकि वो आपको अपना वोट बैंक नजर आता है। दरअसल मुरादाबाद के जिस इलाके में दंगे भड़के उस इलाके में मुस्लिम और दलित समुदाय के बीच पहले से तनातनी चल रही थी। जिस ईदगाह में नमाज के दौरान दंगों की शुरुआत हुई उसके पास में ही दलितों और मुसलमानों की अलग अलग बस्तियां हैं। दंगों से करीब 6 महीने पहले मार्च 1980 में एक दलित लड़की के किडनैपिंग को लेकर दलित और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए थे। बाद में लड़की को छुड़ाकर उसके किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जुलाई 1980 में उस दलित लड़की की शादी के दौरान कुछ मुसलमानों ने मस्जिद के पास म्यूजिक की तेज आवाज का विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। हालांकि किसी तरह विवाद को सुलझा लिया गया। आरोप यह भी है कि इस तनाव का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने दंगे भड़काने की साजिश रची। लेकिन जो भी सच है वो सच कितना कड़वा और कठोर होगा कि आप सोचिए। 40 साल से रिपोर्ट की फाइल टेबल पर पड़ी हुई है और दुनिया को जानने नहीं दिया जा रहा कि सच क्या सामने आए। अब योगी आदित्यनाथ दुनिया को बताने जा रहे हैं कि मुरादाबाद में दंगों में क्या हुआ।